Hello friends, now we will be studying class 9th NCERT Civics chapter number 1. What is a democracy? Why democracy? One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. तो एक फैक्टर जो कि सभी डेमोक्रेसी में कॉमन है कि जो सरकार होती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है. We could thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. तो एक सिंपल डेफिनेशन से हम शुरू कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इस प्रकार की सरकार है जहाँ पे जो लीडर होते हैं, जो रूलर होते हैं, उनको लोग चुनते हैं. दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक. तो इस डेफिनेशन से हम मोटे तौर पे ऐसे गवर्नमेंट को चुन सकते हैं जो डेमोक्रेसी है उनसे जो कि डेमोक्रेसी नहीं है. द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. तो म्यांमार के जो आर्मी के रूलर्स हैं, जो म्यांमार के रूलर्स हैं वो आर्मी से आए हैं. ऐसे जो रूलर्स थे उनको लोगों ने नहीं चुना था. दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री. तो जो भी लोग आर्मी के कंट्रोल में थे वो म्यांमार के रूलर बने. पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन. लोगों का इस डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था. डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे इन चिले आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. तो चिली के जो लीडर डिक्टेटर थे जैसे पिनोशे, उनको लोगों ने नहीं चुना था. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज. ये मोनार्कीज पे भी अप्लाई करता है. द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चोजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली. तो सऊदी अरेबिया के जो राजा हैं वो वहाँ के रूलर इसलिए नहीं है कि लोगों ने उन्हें चुना था, बल्कि इसलिए हैं कि वो रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे. दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट. तो ये जो हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये सफिशिएंट नहीं है. इसके आगे हम और देखेंगे. इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल. तो ये हमें ये याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी जो है लोगों का राज है. बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. तो हम यदि इसको ढंग से नहीं समझेंगे तो हर वो देश जहाँ इलेक्शन होता है हम उसको डेमोक्रेसी बुलाएंगे. दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग. तो ये बहुत गलत होगा. एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज़ नॉट सो. तो आज की दुनिया में जो भी देश है, हर देश अपने आप को एक डेमोक्रेसी बुलाना चाहेगा, भले ही वो डेमोक्रेसी हो या ना हो. दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन. तो इसलिए हमको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी जिसके ऊपर हम ऐसी गवर्नमेंट्स को डिस्टिंग्विश कर सकें जो डेमोक्रेसी हैं. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. तो हम इस definition को ढंग से पढ़कर ये समझ पाएंगे. Features of democracy. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which rulers are elected by people. This raises many questions. तो इस डेफिनेशन पे कई क्वेश्चन उठते हैं. हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी? विच डिसीजंस में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी? तो पहला सवाल ये उठता है कि डेमोक्रेसी में जो रूलर हैं वो कौन है. कौन से लोग जो हैं सरकार के वो डेमोक्रेसी में निर्णय ले सकते हैं, और जो लीडर नहीं चुने गए, जो रूलर नहीं चुने गए, वो कौन से निर्णय ले सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक? तो किस प्रकार का इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, कौन सी कंडीशंस ऐसी है जो पूरी होने पर इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहा जा सके. हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? तो ऐसे कौन से लोग हैं जो रूलर बन सकते हैं या रूलर की तरह चुने जा सकते हैं. शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट? तो क्या इसमें देश का हर नागरिक जो है उसको बराबरी का अधिकार है?
क्या डेमोक्रेसी जो है कुछ सिटीजन्स को इस राइट से वंचित रखती है? फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी? Can elected rulers do whatever they want in a democracy, or must a democratic government function with some limits? तो क्या डेमोक्रेसी किस प्रकार की गवर्नमेंट है? क्या जो नेता चुने गए हैं वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, और या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कुछ लिमिट्स हैं, कुछ मर्यादा हैं? इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ सिटीजन? लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विथ हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. तो क्या डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि कुछ सिटीजन्स के राइट को रिस्पेक्ट करें? हम एक एक सवाल का जवाब अब डिटेल में देखेंगे. मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999. तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में जो है मिलिट्री कूप किया, यानी मिलिट्री ने सरकार के ऊपर कब्जा कर लिया. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और खुद को देश का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया. लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 year एक्सटेंशन. बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है अपना ओहदा जो है चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट कर दिया, और 2002 में उन्होंने ऐसा नियम बनाया जिसके अंतर्गत उनको 5 साल और प्रेसिडेंट बने रहने का अधिकार मिल गया. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. तो पाकिस्तान का जो मीडिया था और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे वो कह रहे थे कि ये जो उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया है और जो 5 साल का एक्सटेंशन मिला है ये गलत आधार पे था और ये एक फ्रॉड था. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. तो इन्होंने अगस्त 2002 में जो है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया और कॉन्स्टिट्यूशन, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कुछ बदलाव किए. अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. तो इस जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया था इसके अनुसार जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं. द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स. तो जो सिविलियन कैबिनेट था उसका जो कार्यभार था वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज करती थी जिसमें अधिकतर मिलिट्री ऑफिसर्स थे. आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. ये नियम पारित होने के बाद जो है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हुए. सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स. तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ और जो चुने गए नेता थे उनके पास कुछ अधिकार थे, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ. लेकिन जो मेन अधिकार थे, जो फाइनल पावर था, वो कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के हाथ में थे. क्लियरली देयर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. तो देखा जाए तो ऐसे कई कारण बनते हैं जिसके कारण पाकिस्तान जो था जनरल मुशर्रफ के राज में डेमोक्रेसी नहीं कहलाया जा सकता था. बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज. तो इनमें से एक देखते हैं. कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल इन पाकिस्तान? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रूलर है वो जो पाकिस्तान के रूलर हैं उनको जनता ने चुना है? नहीं, हम नहीं कह सकते हैं. पीपल में हैव इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स. तो लोगों ने भले ही पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए थे उससे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के अपने नेता चुने थे, पर वो एक्चुअली रूलर नहीं थे. दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस. तो ये जो चुने गए लोग थे फाइनल डिसीजंस नहीं ले सकते थे. द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विथ आर्मी ऑफिशियल्स एंड विथ जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो निर्णय लेने का जो अधिकार था वो आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल मुशर्रफ के पास था, जिनमें से कोई भी लोगों द्वारा चुने गए नहीं थे. दिस हैपन्स
इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। ये जो होता है, इस प्रकार की सिचुएशन जो होती है वो कई डिक्टेटरशिप्स और कई मोनार्कीज में होती है। They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. तो ऐसी कई डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज में क्या होता है कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट तो लोग चुनते हैं, पर जो चुने गए नेता हैं उनके पास मैक्सिमम पावर नहीं होती, असली पावर उनके पास होती है जो चुने गए नहीं हैं। In a few countries, the real power was with some external powers and not with locally elected representatives. कुछ देशों में जो है असली पावर जो था वो कुछ बाहरी शक्तियों के पास था, बाहर के देश के लोगों के पास था, जो लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास नहीं था। तो इसलिए दिस कैनॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, इसलिए लोगों का शासन नहीं माना जा सकता है। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, ये हमें पहला फीचर देता है। In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. तो जो सही मायने में डेमोक्रेसी होगी उसमें जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा वो ऐसे लोगों के पास रहेगा जिनको जनता ने चुना है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो चाइना में जो है हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं देश का पार्लियामेंट चुनने के लिए, जिसको कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। इट हैज़ नियरली 3,000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो कि चाइना का पार्लियामेंट है, उसके पास ये अधिकार है कि वो चाइना का प्रेसिडेंट चुन सकें। इस जो ये जो पार्लियामेंट है इसमें करीब 3,000 मेंबर्स हैं जो कि चाइना के अलग अलग जगह से आते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी, कुछ मेंबर जो हैं इस पार्लियामेंट के ये आर्मी चुनती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो इलेक्शन जो होता है उसके इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहले जो कैंडिडेट है उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002-2003। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो अ, तो ऐसे ही लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, या तो जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं या 8 छोटी पार्टीज जो कि उससे जुड़ी हुई हैं उसके सदस्य हैं। और ऐसे ही लोगों को 2002-2003 में इलेक्शन लड़ने का मौका मिला था, और जो सरकार बनती है वो हमेशा ही कम्युनिस्ट पार्टी की होती है। अब हम मेक्सिको का केस देखेंगे। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। तो 1930 के बाद जब मेक्सिको आज़ाद हुआ था, उसके बाद मेक्सिको हर 6 साल में इलेक्शन करवाता है अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। तो मेक्सिको जो है कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल में नहीं रहा है। But until 2000, every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party. तो 1930 से लगा के 2000 तक, सन 2000 तक हर इलेक्शन जो है वो एक ही पार्टी जीती है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विंस। दूसरी पार्टीज ने भी इलेक्शन लड़ा पर कभी जीत नहीं पाई। अब ऐसा क्यों? द पी आर आई वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। तो पी आर आई पार्टी जो है वो अलग अलग गलत प्रैक्टिसेस करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। तो जितने भी सरकारी अफसर थे उन सबको पी आर आई की पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पी आर आई। तो जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उनके माँ बाप को फोर्स किया जाता था कि पी आर आई को वोट करें बच्चों के टीचर्स के द्वारा। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। तो जो वहाँ का मीडिया था, जो न्यूज़ चैनल्स थे और जो अखबार थे, वो जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनकी अच्छी एक्टिविटीज़ को इग्नोर करती थी और सिर्फ उनको क्रिटिसाइज़ करने का काम करती थी।
Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. तो कभी कभी तो यहाँ तक हो जाता था कि जो पोलिंग बूथ होते थे जहाँ पर जाकर वोट दिया जाता है, उनको आखिरी मोमेंट पर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, जिसके कारण लोगों को वोट देने में दिक्कत होती थी. द PRI spent a large sum of money in the campaign of its for its candidates. तो PRI जो है बहुत ही मोटा अमाउंट जो है अपने कैंपेन में खर्च करता था, अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन में खर्च कर सकता था. शुड वी कंसिडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स? तो क्या हमको ऊपर जो दो उदाहरण दिए गए, एक चाइना का और एक मेक्सिको का, इसमें ऐसा समझना चाहिए डेमोक्रेसी है? क्या यहाँ पर लोग सही में अपने नेता चुनते हैं? रिगार्डिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट. तो इन एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि हम इनको डेमोक्रेसी नहीं मान सकते हैं. देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हियर. इन दोनों देशों में कई प्रॉब्लम्स है. इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस. तो चाइना में जो इलेक्शन होता है उसमें लोगों को कोई चॉइस नहीं मिलती कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के लोगों को चुन पाए. दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट. कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? तो चाइना में जो है लोगों को रूलिंग पार्टी और उससे अप्रूव किए कैंडिडेट्स को ही वोट करना पड़ता था. तो क्या हम इसे चॉइस समझ सकते हैं? In the Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. मैक्सिकन एग्जाम्पल में थोड़ा अंतर यह है कि लोगों को ऐसा लगता था कि उनके पास चॉइस है, पर असली में उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी. देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट. तो ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे जो रूलिंग पार्टी है उसको हराया जा सके, जबकि लोग उसके खिलाफ हों. दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस. तो ये इलेक्शन जो है फेयर इलेक्शंस नहीं है. कैन वी दस ऐड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी? तो अब हम जो हैं दूसरा फीचर भी ऐड कर सकते हैं डेमोक्रेसी के अंडरस्टैंडिंग में. होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट. द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स. तो सिर्फ इलेक्शन करवा लेना ही काफ़ी नहीं है. इलेक्शन में ऐसे कैंडिडेट्स भी होना चाहिए जिससे जनता के पास पॉलिटिकल चॉइस रहे, वो चुन सके दो अलग अलग ऑप्शंस के बीच में. And it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish to. और ऐसा भी पॉसिबल होना चाहिए कि लोग एग्जिस्टिंग रूलर को हटा सकें यदि वो हटाना चाहें तो. सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. तो डेमोक्रेसी जो है, ऐसे डेमोक्रेसी में ऐसे फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए जहाँ पे जो मौजूदा पावर में है पॉलिटिकल पार्टी, उसको हारने की भी संभावना हो. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. अर्लियर वी रेड अबाउट हाउ स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो पहले हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो है, जो डेमोक्रेसी की स्ट्रगल है, उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की मांग जो है वो भी थी. दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो पूरी दुनिया में अधिकतर जगहों पर मान लिया गया है. येट देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट. लेकिन अभी भी जो है कई जगह इक्वल राइट टू वोट नहीं मिलता है. अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया women did not have the right to vote. 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था. Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. तो एस्टोनिया नाम का एक देश है यूरोप में जहाँ पे सिटीजनशिप रूल्स कुछ ऐसे हैं कि जो लोग रशियन माइनॉरिटी से हैं उनको राइट टू वोट मिलना बहुत ही मुश्किल है. In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji is more value has more value than that of an Indian Fijian. तो फिजी नाम का जो देश है उसमें इलेक्टोरल सिस्टम कुछ ऐसा है कि जो फिजी के इंडिजिनस लोग हैं उनके वोट को ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू इंडियन फिजियन. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. तो डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है.
That gives us third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. तो इससे हमको डेमोक्रेसी का तीसरा प्रिंसिपल मिलता है कि डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए और एक वोट की बराबर हर वोट की बराबर वैल्यू होनी चाहिए. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. यहाँ हम देखेंगे जिम्बाब्वे का उदाहरण. जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. तो जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंस मिली 1980 में. सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ZANU-PF, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल. तो 1980 में जब उनको इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद वहाँ पे एक ही पार्टी रूल करती है जिसका नाम है ZANU-PF. इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. तो रॉबर्ट मुगाबे ने जो है वहाँ के लीडर हैं और उन्होंने इस कंट्री पे इंडिपेंडेंस के बाद से राज किया है. इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF. तो इलेक्शन जो है जिम्बाब्वे में रेगुलरली होते थे लेकिन यही पार्टी बार बार जीतती थी. प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. तो प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे वो लोगों में मशहूर तो थे पर वो इलेक्शन में गलत तरीके से जीतते थे. ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कई कई बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया इसी सरकार द्वारा ताकि प्रेसिडेंट के पावर्स बढ़ते जाएं और उनको कम अकाउंटेबल बनाया जाए. अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड. तो अपोजिशन पार्टी की जब मीटिंग होती थी जिम्बाब्वे में तो उनको परेशान किया जाता था और उनकी मीटिंग्स रोक दी जाती थी. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. तो जन आंदोलन और सरकार के खिलाफ जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन होते थे धरने होते थे उनको इलीगल करार दे दिया गया. देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. तो एक ऐसा भी नियम था कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता था. टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन. तो जो टेलीविज़न और रेडियो थे वो सरकार के कंट्रोल में थे और उसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी जो चीज़ आने देना चाहती थी वही आती थी. देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हरास्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट. तो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी थे लेकिन उसके जो जर्नलिस्ट थे उनको परेशान किया जाता था यदि वो सरकार के खिलाफ कुछ लिखते थे तो. द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जजेस. तो सरकार ने जो है कोर्ट के जजमेंट के भी खिलाफ गई और जिन जजों ने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला उनके ऊपर दबाव बनाया गया. ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017. तो प्रेसिडेंट मुगाबे जो हैं उनको 2017 में ऑफिस से निकाल दिया गया. द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट. तो जिम्बाब्वे का उदाहरण ये बताता है कि ऐसे नेता जो कि लोगों में मशहूर हैं वो डेमोक्रेसी में लीडर बनना चाहिए पर ये काफ़ी नहीं है. पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक. तो जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती हैं. पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक. जो मशहूर नेता हैं वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं, वो खुद का शासन भी चला सकते हैं. If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections. तो यदि हमें किसी डेमोक्रेसी को समझना है और उसको असेस करना है तो हमको इलेक्शंस की तरफ देखना होगा. बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस. पर इलेक्शंस देखना तो ज़रूरी है पर हमको उसके आगे पीछे की चीज़ें भी देखनी होंगी. देयर शुड बी सफिशेंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस. तो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी भी देखी जानी चाहिए जिसमें कि ऑपोजिशन को भी देखा जाना चाहिए इलेक्शन से पहले. दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन. तो हम ये सब एसेस कर पाएँ, ये सब देख पाएँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटी देख पाएँ, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो सिटीजन्स के नागरिकों के बेसिक नियम की इज्जत करें.
They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. तो एक आम नागरिक को जो है सोचने का अधिकार होना चाहिए, विचार रखने का अधिकार होना चाहिए, विचारों को पब्लिकली बोलने का अधिकार होना चाहिए, एसोसिएशंस बनाने का अधिकार होना चाहिए, विरोध करने का अधिकार होना चाहिए और दूसरे पॉलिटिकल एक्शंस ले पाए ऐसा भी अधिकार होना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़र में हर किसी को बराबर दर्जा मिलना चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन। तो जो ये बेसिक राइट सिटीजन्स को मिलते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो जुडिशरी यानी जो कोर्ट्स होते हैं उनके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए और इनके आदेश को हर किसी को मानना चाहिए। सिमिलरली देर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर इलेक्शन। इसी के साथ कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जो सरकार चलाने के तरीके पे लगती हैं इलेक्शन जीतने के बाद। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो मन मर्जी नहीं चला सकती, कुछ भी नहीं कर सकती बस इसीलिए क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कुछ बेसिक नियमों का पालन करना पड़ता है। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। तो सबसे पहले तो जो उस देश की माइनॉरिटीज़ है उसको कुछ गारंटीज़ देनी पड़ती है, उसकी इज्जत करनी पड़ती है। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। हर बड़ा निर्णय जो है वो लेने से पहले कुछ कंसल्टेशन होने चाहिए। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो हर जो ऑफिस बियरर है, हर जो रूलर है, उसके कुछ अधिकार होते हैं और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान देता है और लॉ भी देता है। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। तो जो चुने गए नेता हैं वो ना सिर्फ आम जनता को जवाबदार हैं बल्कि दूसरे इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को भी जवाबदार हैं। बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड द फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी के साथ हमको चौथा फीचर मिलता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सरकार चलाती है उन लिमिट्स के अंदर जो कि संवैधानिक कानून और जो सिटीज़न के राइट्स होते हैं उसके अंडर। समरी डेफिनेशन। अब हमने जो इतनी सारी बातें पढ़ी हैं उसको हम समराइज करते हैं। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। We started with a simple definition that democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. We found that this definition was not adequate unless we explained some keywords used in it. तो हमने एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट किया था जिसमें डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी सरकार है जिसमें नेताओं को लोग चुनते हैं, पर इसमें कुछ फीचर्स हमने ऐड किए। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस। तो जो नेता जनता चुनती है वो मेजर डिसीजन लेते हैं। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। तो इलेक्शंस के द्वारा, चुनाव के द्वारा जो है सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो करेंट रूलर्स हैं उनको हटाया जा सके। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। तो जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है वोट की वो सभी सिटीजन्स को बराबरी से मिलती है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिटीजन्स राइट। तो जो वोट देने का अधिकार है और जो नेताओं को बदलने का अधिकार है वो सभी को मिलता है। और ये जो है कुछ बेसिक रूल्स जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं और सिटीजन्स राइट्स हैं इनको फॉलो करते हुए हो। वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों? तो पहले हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। तो डेमोक्रेसी में जो है लीडर बदलते रहते हैं जिसके कारण अस्थिरता आती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले।
देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन ही होता रहता है और कुर्सी की लड़ाई होती रहती है, उसमें मॉरलिटी का कोई स्कोप नहीं है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज। कोई भी नियम लेने से पहले डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है, इसलिए डेमोक्रेसी में जो है डिसीजन मेकिंग में देरी होती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। तो जो नेता चुने गए हैं वो ये नहीं जानते कि जनता के हित में सबसे अच्छा क्या है, जिसके कारण कई निर्णय जो है वो खराब भी होते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी के कारण करप्शन होता है क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन पे आधारित है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो अधिकतर आम जनता को नहीं पता होता कि उनके हित में क्या है, इसलिए उनको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल दी प्रॉब्लम्स। इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो सभी समस्याओं का समाधान तो नहीं है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से इसका एक उदाहरण है कि गरीबी जो है हमारे देश से भी दूर नहीं हुई है, और दुनिया के कई देश जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ से भी दूर नहीं हुई है। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। डेमोक्रेसी से बस यही निश्चित होता है कि जनता जो है अपना निर्णय खुद ले। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। तो डेमोक्रेसी से ये तो गारंटी मिल जाती है कि जनता अपना निर्णय खुद ले, पर इससे ये गारंटी नहीं मिलती कि वो निर्णय अच्छा ही होगा। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोगों से गलतियां भी हो सकती हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। तो लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने से डिले होता है, देरी होती है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। तो डेमोक्रेसी में बार बार नेता भी बदले जाते हैं। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। इसके कारण कभी कभी ये भी होता है कि कुछ बड़े निर्णय जो हैं वो रह जाते हैं पीछे, और इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कम होती है। These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. तो इन तर्कों से ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी जो हम देखते हैं वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है, बट दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। पर असली हकीकत में, असली ज़िंदगी में जो है ये सवाल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट। दो जो असली सवाल है जो हमारी ज़िंदगी में वो कुछ अलग है। इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम। तो क्या डेमोक्रेसी दूसरे प्रकार की सरकारें जो हैं उनसे बेहतर है या नहीं, आगे देखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स। China's famine of 1958-1961 was the worst recorded famine in the world history। तो चीन की जो सूखा पड़ा था 1958 से 1961 तक, वो पूरे इतिहास में सबसे खराब फैमिन थी। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फैमिन। तो इस जो आपदा थी, इस आपदा में कुल 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। तो उन दिनों भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चाइना से कुछ खास अच्छी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव फैमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड। तो इस प्रकार की आपदा भारत में नहीं थी जैसी चाइना में थी। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज। तो इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत और चाइना में अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्केर्सिटी इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। तो चूंकि भारत में डेमोक्रेसी थी, तो इसलिए भारतीय सरकार ने इस प्रकार से इस आपदा का जवाब दिया जैसे चाइनीज़ सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि चाइनीज़ सरकार में डेमोक्रेसी नहीं थी। They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इतनी बड़ी
जो भूखमरी की आपदा है वो किसी भी डेमोक्रेसी में कभी भी नहीं हुई, किसी भी आज़ाद और किसी भी डेमोक्रेटिक देश में कभी भी नहीं हुई। If China too had multi-party elections, an opposition party and a free press to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. यदि चाइना में भी अलग अलग पार्टी होती, ऑपोजिशन पार्टी होती और फ्री प्रेस होती जो कि सरकार को क्रिटिसाइज करती, तो इतने लोगों की मृत्यु उस फैमिन में नहीं होती। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन्स वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी को एक सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों समझा जाता है। Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of people। तो डेमोक्रेसी जो है वो किसी भी दूसरी प्रकार की सरकार जो होती है उससे बेहतर है इस मायने में कि वो लोगों की ज़रूरत का जवाब कैसे देते हैं। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की ज़रूरतों पर रिस्पॉन्ड करती है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ पीपल हु रूल। पर ये जो वहाँ के शासक होते हैं उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं या नहीं। इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपल। तो यदि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के शासक जो होते हैं, यदि वो चाहें तो वो लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं, यदि वो नहीं चाहें तो वो अपने हिसाब से भी चल सकते हैं और लोगों की इच्छा को इग्नोर कर सकते हैं। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ पीपल। तो एक डेमोक्रेसी में ज़रूरी है कि जो शासक हैं वो आम जनता की ज़रूरतों को पूरा करें। A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक बेहतर सरकार है क्योंकि वो लोगों की जिम्मेदारी उठाती है और उन्हें जवाबदारी लेनी पड़ती है लोगों की, और जवाब देना होता है वो जो भी निर्णय लेते हैं उस लिए। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजंस देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो एक और कारण है कि डेमोक्रेसी में बेहतर निर्णय लिए जाते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। तो डेमोक्रेसी जो है वाद विवाद पर आधारित है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। तो एक डेमोक्रेटिक निर्णय जो होता है उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत डिस्कशन होता है, बहुत मीटिंग्स होती हैं। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision। जब बहुत सारे लोग एक निर्णय लेने में शामिल होते हैं तो वो उस निर्णय की जो गलतियां होती हैं उसको निकाल सकते हैं। दिस टेक्स टाइम, बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजंस। तो भले ही इस प्रक्रिया से निर्णय लेने में समय लगता है, पर इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि निर्णय सही होने की संभावना बढ़ जाती है। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, thus डेमोक्रेसी improves द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसी के कारण जो है जल्दबाजी में या गैर जिम्मेदाराना तरीके से लिए हुए निर्णय जो हैं वो कम हो जाते हैं और इसीलिए डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बढ़ जाती है। दिस इज़ रिलेटेड टू थर्ड आर्ग्यूमेंट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी जो है वो अलग अलग डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने में मदद करती है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। तो कोई भी सोसाइटी में जो है लोग अलग अलग विचार रखते हैं और उनकी अलग अलग मंशाएं होती हैं। These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity। तो ये विचारों के जो अंतर हैं ये हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैव डिफरेंट कास्ट। तो जनता जो है वो अलग अलग जगहों से है, अलग अलग भाषा बोलती है, अलग अलग से धर्म प्रैक्टिस करती है, अलग अलग जातियों से है। दे लुक एट वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। तो जो आम जनता है वो
आपस में जो दुनिया को देखती है उनका दुनिया देखने का तरीका अलग अलग है और अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। तो एक ग्रुप की जो प्रेफरेंस है वो दूसरे ग्रुप से क्लैश हो सकती है। हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? तो चूंकि प्रेफरेंसेस आपस में क्लैश होती है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट यदि होता है तो हम उसको कैसे हल करें? कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। एक तरीका तो है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है हिंसा के साथ किसी भी मसले का हल निकाला जाए। विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट इट। तो यदि दो गुटों में कुछ विवाद है तो गुट के अंदर ज़्यादा पावरफुल जो जिस गुट के पास ज़्यादा पावरफुल रहेगा वो अपनी मंशाएं जो है कम पावरफुल ग्रुप के ऊपर थोप देगा। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। और यदि ऐसा होता है तो इसके कारण जो है लोगों के मन में दुख होगा और दर्द होगा। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर इन सच अ लॉन्ग वे। तो यदि हिंसात्मक तरीके से एक दूसरे के ऊपर अपनी इच्छाएं थोपी जाए तो अलग अलग समूह जो हैं वो साथ में नहीं रह सकते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। लेकिन डेमोक्रेसी में ही इस प्रकार की सिचुएशन का सॉल्यूशन है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर, नो वन इज़ अ परमानेंट लूज़र। तो डेमोक्रेसी में ना कोई परमानेंट विनर है ना कोई परमानेंट लूज़र है। अलग अलग समूह जो हैं एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो भारत जैसी डाइवर्स कंट्री में डेमोक्रेसी जो है हमारे देश को एकजुट रखती है। दीज थ्री आर्ग्यूमेंट्स आर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट वॉट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। तो ये तीन आर्ग्यूमेंट जो थे वो गवर्नमेंट क्वालिटी और गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग क्वालिटी और सोशल लाइफ की क्वालिटी के ऊपर था। पर जो सबसे मेन रीज़न है ये सरकार को क्या करती है उसके बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। तो जो मेन रीज़न है वो ये है कि डेमोक्रेसी में लोग कैसा महसूस करते हैं, जनता कैसा महसूस करती है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी भले ही बेटर डिसीजन में यदि फिर भी बेटर डिसीजंस नहीं हो या अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं हो, लेकिन वो फिर भी दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। क्यों? डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। तो डेमोक्रेसी जो है उसके नागरिकों का मान सम्मान बढ़ाती है। एज वी डिस्कस्ड अबाउ, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, on recognizing that the poorest and the least educated has same status as rich and the educated। तो डेमोक्रेसी में जो है हर नागरिक को बराबरी से वोट देने का अधिकार है। तो इसमें यह होता है कि गरीब से गरीब वर्ग का व्यक्ति भी और अनपढ़ व्यक्ति भी उतनी ही प्रिविलेज महसूस करता है जितना एक अमीर और पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है, क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार है, क्योंकि उनको फंडामेंटल राइट्स हैं। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर देमसेल्व्स। तो आम जनता जो है वो किसी राजा राजा के अंडर नहीं है, वो खुद ही अपने आप में राजा हैं। when when they make mistakes they are responsible for their conduct। तो यदि कोई नागरिक गलती भी कर लेता है तो वो खुद ही जिम्मेदार है अपनी गलती के लिए। फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। तो डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे प्रकार की सरकारों से इसलिए बेहतर है क्योंकि वो हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका देती है। एज वी सॉ अबाउ, देर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। जैसे कि हमने ऊपर देखा है, कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में गलतियां नहीं होती, डेमोक्रेसी में भी गलतियां होती है। कोई दूसरे प्रकार की सरकार भी गारंटी नहीं दे सकती कि उनके निर्णय गलत नहीं हो सकते। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज़ दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। तो डेमोक्रेसी में ये फ़ायदा है कि यदि कोई गलतियां हो जाती हैं तो वो लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती हैं। देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स। तो डेमोक्रेसी में जो है जनता जो है
गलतियों के ऊपर डिस्कशन कर सकती है एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन, और फिर डिस्कशन करने के बाद इन गलतियों को सुधार सकती है। इधर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज। या तो किसी शासक ने गलत निर्णय लिया है तो उनको अपना निर्णय सुधारना पड़ता है, या फिर शासक को ही हटा दिया जाता है। दिस कैनॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये चीज़ जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकती है। लेट अस सम इट अप। डेमोक्रेसी कैनॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इट इज़ नॉट सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी जो है वो हमें हर चीज़ नहीं दे सकती और हर समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, हर समस्या का समाधान नहीं है, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो। पर डेमोक्रेसी जो है इसके कोई भी ऑल्टरनेटिव से बेटर है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन, इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो डेमोक्रेसी में जो है एक सही डिसीजन लेने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये लोगों की इच्छाओं की इज्जत करती है और अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जात धर्म के लोग इसमें साथ में रह सकते हैं। इवन when it fails to do some of these things, it allows way of correcting its mistakes and offers more dignity to all its citizens। तो यदि ये सब चीज़ें नहीं भी हो पाए तो भी अपनी गलती सुधारने का मौका डेमोक्रेसी देती है, और सभी इसके जो नागरिक हैं उनके आत्मसम्मान उनको ज़्यादा मिलता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझा जाता है। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। In this chapter, we have considered the meaning of democracy in limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government। तो हमने इस चैप्टर में जो है डेमोक्रेसी को थोड़ा सा लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में समझा है। हमने डेमोक्रेसी को सरकार का एक स्वरूप समझा है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव। तो इस तरह से हम ये समझे हैं कि कुछ ऐसे कम से कम फीचर जो कि डेमोक्रेसी में होना चाहिए। The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy। तो हमारे जो अभी समय चल रहा है इसमें डेमोक्रेसी का सबसे कॉमन फॉर्म जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे कि आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा। इन कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल पीपल डू नॉट रूल। तो जिन देशों को हम डेमोक्रेसी बुलाते हैं उसमें सभी लोग शासन नहीं करते हैं। अ मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। कुछ लोगों को चुना जाता है जो कि सभी के तरफ से निर्णय लेते हैं। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। तो जो चुने गए लोग हैं वो अपने वो डायरेक्टली निर्णय नहीं लेते। तो मेजोरिटी जो हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision। तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देश में इतने सारे लोग होते हैं जो कि एक साथ बैठकर एक निर्णय नहीं ले सकते। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। तो यदि ये पॉसिबल भी होता तो सभी नागरिकों के पास ना इतना समय है, ना इतनी इच्छा शक्ति है और ना ही इतने गुण हैं कि वो हर डिसीजन मेकिंग में का हिस्सा बन सकें। दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इससे हमको साफ, स्पष्ट और एक मिनिमल अंडरस्टैंडिंग मिलती है डेमोक्रेसी की। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी। तो इस आधार पे हम डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेसी से अंतर कर सकते हैं। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। पर इससे हम एक डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते। इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। तो हम इसको इस इन डेफिनेशन से डेमोक्रेसी को सिर्फ गवर्नमेंट में ही समझ पाते, गवर्नमेंट का स्वरूप ही समझ पाते हैं। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमको
डेमोक्रेसी को एक ब्रॉडर सेंस में देखने की ज़रूरत है। समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन गवर्नमेंट। कभी कभी हम डेमोक्रेसी को दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस। माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। तो इसमें एक परिवार की बात की गई है। वो कह रहे हैं कि हम एक बहुत ही डेमोक्रेटिक फैमिली हैं। जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो हम एक साथ बैठकर एक निर्णय तक पहुंचते हैं, और एक बच्चे का ओपिनियन जो है उसके पिता के ओपिनियन के बराबर है। दूसरा स्टेटमेंट, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। तो कोई बच्चा बोल रहा है कि हम मुझे ऐसी टीचर्स पसंद नहीं है जो बीच में बच्चों को बोलने नहीं देते और सवाल पूछने नहीं देते। मुझे ऐसे टीचर पसंद है जिनका डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट है। तीसरा, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये किसी का स्टेटमेंट है जो कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी में उसका एक ही लीडर और उस लीडर के कुछ परिवार के सदस्य ही पार्टी के निर्णय लेते हैं, तो ये डेमोक्रेसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं। दीज वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। तो जब हम डेमोक्रेसी को इस तरह से वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं तो हम बेसिक सेंस पे जाते हैं डिसीजन मेकिंग के डेमोक्रेटिकली। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में हम उन सभी के विचार जानते हैं और उन सभी की इच्छा जानते हैं जो उस निर्णय से प्रभावित होने वाले हैं। All those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful। तो डेमोक्रेटिक तरीका जो होता है डिसीजन मेकिंग का, उसमें जो पावरफुल होता है उसको भी उतना ही अधिकार होता है जितना जो पावरफुल नहीं होता उसको। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो डेमोक्रेटिक तरीका होता है ये एक सरकार को अप्लाई कर सकता है, एक फैमिली को अप्लाई कर सकता है, और भी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे लागू हो सकता है। थस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो इसलिए डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो जीवन के हर पहलू पे लागू हो सकता है। समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become। कभी कभी हम किसी सरकार को बताने के लिए डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए जो कि डेमोक्रेसीज को पहुंचना चाहिए। True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed। तो कोई व्यक्ति बोलता है कि सही मायने में डेमोक्रेसी तभी आएगी देश में जब इसके सभी नागरिक जो हैं भरपेट खाना खा के सोते हों। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources, and a lot of commitment। तो दूसरे व्यक्ति बोलते हैं कि एक डेमोक्रेसी में हर हर नागरिक को सिर्फ बराबरी का वोट देने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि हर किसी के पास बराबरी की जानकारी, बराबरी की एजुकेशन, बराबरी के रिसोर्सेस और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट होना चाहिए। इफ़ वी टेक दीज आइडियल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी। अब यदि हम इन दोनों बातों को आइडियल माने तो आज की तारीख में दुनिया का कोई भी देश नहीं है जो डेमोक्रेसी है। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। पर फिर भी डेमोक्रेसी के जो हमने डेमोक्रेसी के बारे में जो हमने जाना है वो हमें डेमोक्रेसी की वैल्यू बताता है। इट एनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस। तो जो भी हमने अभी चीज़ें पढ़ी हैं वो एक एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी को समझने में और उसकी कमियां निकालने में मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। तो ये हमको एक मिनिमल डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी के बीच में अंतर करने में मदद करता है।
We just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. तो हमको ये देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है वो जीवन के अलग अलग पहलू पे लागू होता है और डेमोक्रेसी के कई रूप हो सकते हैं. देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन अ डेमोक्रेटिक मैनर as long as the basic principle of consultation on equal basis is accepted. तो अलग अलग तरीके से डेमोक्रेटिक मैनर में डिसीजन लिए जा सकते हैं जब तक कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड. मतलब जब तक कि जितने लोग हैं जिन पर वो निर्णय लागू होगा उन सबसे पूछा गया हो. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. आज की तारीख में जो डेमोक्रेसी का सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि लोग जिन नेताओं को चुनते हैं वो शासन करें. बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस. पर यदि जो समूह है लोगों का वो छोटा है तो डेमोक्रेटिक निर्णय लेने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं. ऑल पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजंस डायरेक्टली. सभी लोग एक साथ बैठकर खुद डिसीजन ले सकते हैं. दिस इज़ हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज. जैसे कि ग्राम सभा काम करती है गांव में. दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. इससे ये भी इन्फ्रेंस निकलता है कि कोई भी देश एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है. द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेसी. तो जो भी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं वो डेमोक्रेसी की मिनिमम कंडीशंस बताती हैं. दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी. ये बातें जो है एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बताती. Every democracy has to try to realize the ideals of a democratic decision making. हर डेमोक्रेसी को जो है रियलाइज करना होगा आइडियल्स डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के. दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल. तो ये एक बार नहीं हो सकता, एक ही बार में पूरी तरह से नहीं हो सकता. दिस रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग जो है डेमोक्रेटिक हो इसके लिए कांस्टेंट एफर्ट लगता है और डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करना पड़ता है. एज वी डू एज सिटीजन्स वी व्हाट वी डू एज सिटीजन्स कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक. हम एक नागरिक होने के नाते जो भी चीज़ें करते हैं वो हमारे देश को कम या ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है. दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी. The fate of the country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we as citizens do. तो जो डेमोक्रेसी है उसकी ताकत या कमज़ोरी और देश का जो भविष्य है इस पर निर्भर नहीं करता कि उसके शासक क्या करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उसके नागरिक क्या करते हैं. दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स. तो ये फीचर जो है इसके कारण डेमोक्रेसी जो है दूसरे प्रकार की सरकारों से अलग होती है, क्योंकि दूसरे प्रकार की सरकारों में शासक क्या करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जबकि डेमोक्रेसी में नागरिक क्या करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स. तो सरकार के दूसरे प्रकार जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप या वन पार्टी रूल में सभी नागरिकों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं होती. इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स. और यहाँ तक कि जो अधिकतर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो यही चाहेंगे कि उसके अधिकतर नागरिक पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें. बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल सिटीजन्स. तो डेमोक्रेसी जो है वो सभी नागरिकों के द्वारा एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर आधारित है. दैट इज़ वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. दैट्स ऑल. थैंक यू.